नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, नेहरू मेमोरियल, शिव नारायण दास कॉलेज, बदायूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था और आर्थिक चुनौतियों पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरित अर्थव्यवस्था शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अग्रणी पर्यावरण अर्थशास्त्री समूह के द्वारा 1989 में एक अग्रणी रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम सरकार को ब्लूप्रिंट फॉर ए ग्रीन इकोनॉमी नामक शीर्षक से तैयार की गई और वहीं से हरित अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया। हरित अर्थव्यवस्था सामाजिक समानता कायम करने के लिए पारिस्थितिकी की कमियों और पर्यावरण के खतरों को दूर करने का नाम ही हरित अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक तथा निजी निवेश करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण कम से कम हो, ऊर्जा एवं संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग हो, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के नुकसान को रोका जा सके। हरित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक व्यापकता को बढ़ाना, पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करना, अर्थव्यवस्था और निवेश के विकास को बढ़ाना, कुशल तरीके से संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता की पहचान करना और साठगांठ वाले ऐसे क्षेत्र हैं उनके साथ नीतिगत स्थिरता को पूरा करना है। हरित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ कारक हैं, जैसे आजकल उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, विकास को बहुत तेजी से किया जा रहा है और रोजगार की समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में आर्थिक विकास और को बढ़ाने के लिए संसाधनों का बहुत तीव्र गति से प्रयोग किया जा रहा है और इस क्रम में ऐसे ऐसे उत्पादन किए जा रहे हैं जो हरित अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी नुकसान करने वाले हैं। जैसे कि उनमें से अगर कुछ सामान्य कारकों को लिया जाए, जैसे पॉलीथीन है। पॉलीथीन जानवरों को नुकसान कर रही है, इसके साथ साथ इसको आसानी से गलाया नहीं जा सकता। अगर ये खेतों में चली जाती है तो वहाँ की ज़मीन जिस जगह चली जाती है तो वहाँ ये नष्ट नहीं होती और उनको उस ज़मीन को ये बंजर बना देती है, ख़राब कर देती है। साथ ही अगर ये नाले नालियों में अगर ये चली जाती है तो ड्रेनेज की समस्या तो होती ही होती है, साथ में जो पानी में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, पानी को प्रदूषित करती है। और जब वो पानी कृषि की सिंचाई में उपयोग किया जाता है तो उस पानी से जो उत्पादित होने वाले उत्पाद हैं वो विषैले हो जाते हैं और जब वो मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं तो उसमें वो अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाओं को भी इस तरह के जो उत्पाद हैं वो आमंत्रित करते हैं। केदारनाथ की जो त्रासदी हुई तो उसके लिए कहा जाता है कि वहाँ जो इस तरह के जो पॉलीथीन जैसे जो उत्पाद हैं उनकी वजह से भी ये दिक्कत हुई। सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंधित उत्पादों को प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी वो बाजार में आज बिक रहे। जैसे थर्माकोल,
प्लास्टिक की काकरी, चीनी की मिट्टी के बर्तन, ये इस तरह के उत्पाद हैं कि ये प्रयोग में आने के बाद दोबारा से उनकी रिसाइकलिंग नहीं होती, अर्थात ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार का प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी जनता इनका प्रयोग कर रही है, क्योंकि जनता में जागरूकता का अभाव है। अगर इस हरित अर्थव्यवस्था शब्द को अगर डिफाइन किया जाए तो सामाजिक पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने वाली बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के समर्थन से सतत विकास का अभ्यास है। दूसरे रूप में हरित अर्थव्यवस्था को लो कार्बन संसाधन और सामाजिक रूप से समावेशी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक हरित अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि और आय में वृद्धि, ऐसी आर्थिक गतिविधियां बुनियादी ढांचे और आर्थिक संपत्ति में सार्वजनिक और निजी निवेश द्वारा संचालित होती हैं, जो कम कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण को कम करने वाले, बढ़ी हुई ऊर्जा संसाधन दक्षता, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के नुकसान को हरित अर्थव्यवस्था के द्वारा रोका जा सकता है। भारत में हरित अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, इसके लिए कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़े उच्च स्तर पर काम नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो कम जनसंख्या वाले छोटे राज्य हैं, उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी कुशलता प्राप्त की है। उनमें से एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य को प्लास्टिक फ्री राज्य घोषित किया गया है और इस प्लास्टिक फ्री राज्य को बनने के लिए 25 साल का समय लगा है। इसके अंतर्गत सिक्किम राज्य ने गुटखा की बिक्री पर रोक लगाई, प्लास्टिक की जो पानी पीने वाली बंद बोतलें उन पर रोक लगाई, ग्रीन मिशन 2006 की शुरुआत की, 10 पेड़ लगाने पर 1 पेड़ काटा जा सकता है, इस नीति का अनुसरण किया। मुख्यमंत्री हरित स्कूल अवार्ड की घोषणा की, इस और जन जागरूकता अभियान चलाए। इसके द्वारा ये गौरव सिक्किम प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया। लेकिन भारत के अन्य राज्यों में इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनको चलाया तो गया है, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। भारत ने 2022 तक इस तरह की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में और 175 गीगावाट जो ऊर्जा है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत में इन योजनाओं को लागू तो किया गया है, लेकिन वो उत्साहवर्धक योगदान नहीं रहा, परंतु उनका कहना है कि हरित विकास ही इसका एक विकल्प है। सरकारें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्रोत पर उत्सर्जन को लक्षित करने के जो प्रयास हैं उनमें उनको तेजी लानी चाहिए। जीवाश्म ईंधन की जो खपत है, सरकारें उनको कम करने में नाकामयाब रही हैं या उतना उत्साहवर्धन कार्य उनका नहीं रहा है। न ही उत्सर्जन को रोकने के लिए जो सक्रिय कार्यवाही की गई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि तेजी से विकास को की गति देने के लिए, अधिक रोजगार प्राप्त करने के लिए, विकास करने के लिए की आवश्यकता तो है,
लेकिन इसका जो संतुलन है वो हरित अर्थव्यवस्था के साथ होना चाहिए। अगर ये संतुलन कायम नहीं रहता है तो भविष्य में संसाधनों के अभाव के कारण, संसाधनों के दुरुपयोग के कारण, प्रतिबंधित उत्पादों के प्रयोग के कारण भविष्य में मनुष्य के जीवन पर, पारिस्थितिक तंत्र के सिस्टम पर और देश के इनकम पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अतः हरित अर्थव्यवस्था के ओर भी हमारे प्रयास होने चाहिए। इसी के साथ मैं अपने विचारों को अंतिम रूप देता हूँ। नमस्कार।